दोस्तों, केंद्रीय रेशम बोर्ड ये जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में वैकेंसियां निकली हुई हैं। 12 अलग अलग पदों के लिए ये रिक्तियां निकली हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पूरे भर्ती प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग एज ग्रुप रखा गया है और अलग अलग एक्सपीरियंस भी अलग अलग पोस्ट के लिए रखा गया है। तो दोस्तों, मैं पूरा प्रोसेस आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने अभी केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन की हुई है और इसमें हम थोड़ा वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, जो मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया है, ये एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। हम इस पर जल्दी से क्लिक कर देंगे तो पूरा प्रोसेस इसमें जानेंगे, नोटिफिकेशन हमारा ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, उसी का ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, पहली कंडीशंस तो ये है कि ये जो वैकेंसी है, इसके लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी मोड में आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो मान्य नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा। दूसरा कंडीशन दोस्तों ये है कि जब अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों केंद्रीय सिल्क बोर्ड के हेडक्वार्टर या इससे संबंधित जो ऑफिस हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में, आपकी कहीं भी पोस्टिंग या तबादला किया जा सकता है। दो कंडीशन दोस्तों ये क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं और जो डिटेल्स है वैकेंसीज की, वो डिटेल्स आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि 12 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, तो मैं पूरा बता देता हूँ। दोस्तों, जो पहली वैकेंसी है वो निकली हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, यानी ये ग्रुप ए के अंदर आती है, असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है और इसकी एक वैकेंसी है ST कैटेगरी में, एक वैकेंसी है OBC कैटेगरी में, 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। कुल मिलाकर ये 4 वैकेंसियां इसमें है दोस्तों। उसके बाद में ग्रुप बी की वैकेंसीज का नंबर आता है। तो दोस्तों ग्रुप बी के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिन के अंदर ST के अंदर 3, ST के अंदर 1, OBC के अंदर 6, EWS के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 13, टोटल मिलाकर ये 25 वैकेंसियां इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पर आ जाते हैं, सीरियल नंबर 4 पे हम। तो सीरियल नंबर 4 में दोस्तों असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है और इसके अंदर दोस्तों OBC कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 4 वैकेंसी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 5 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अब दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं, तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है ग्रेड 1 की और इसमें OBC के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी। कुल मिलाकर ये 4 वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। अब आता है नंबर 6 पर, लाइब्रेरी ऑफ एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, इसकी वैकेंसी जो निकली हुई है, 2 वैकेंसियां हैं, दोनों के दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर निकली हुई है। अब दोस्तों सीरियल नंबर 7 पर आ जाते हैं, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है और ये OBC 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी 4 वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये इसमें 5 वैकेंसी निकली हुई है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 1 वैकेंसी ST, 1 वैकेंसी OBC, 2 वैकेंसी जनरल। कुल मिलाकर 4 वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, और अब ग्रुप सी के अंदर देख लेते हैं। तो ग्रुप सी के अंदर दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें 85 वैकेंसियां दोस्तों निकली हुई है। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली हुई है, इसके अंदर 4 वैकेंसियां निकली हुई हैं। फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, इसके अंदर 1 वैकेंसी निकली हुई है और कुक की दोस्तों 2 वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। कुल मिलाकर 142 वैकेंसियां इसके अंदर ये निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब
दोस्तों इन्होंने कंडीशन नीचे दे दी है कि ये जो वैकेंसी है ये कभी भी घटाई है बढ़ाई जा सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये फिक्स नहीं होती है कभी भी, हालांकि ये कभी भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं। अब जल्दी से आपको बता देते हैं जो उसका आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, किस किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की जो वैकेंसी है वो लेवल 10 के अंदर है और 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक सैलरी जाती है। ग्रुप बी के अंदर दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी लेवल 7 के अंदर है, 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक ये वैकेंसी ये सैलरी जाती है। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक, और बाकी सभी दोस्तों इसी बाकी सारी पोस्ट जो ग्रुप बी की है वो सब लेवल 6 के अंदर आती हैं और सबकी सैलरी इसमें सेम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं ग्रुप सी के अंदर। ग्रुप सी के अंदर अपर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसी है उसकी जो सैलरी है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक जाती है। ठीक है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है उसकी सैलरी भी सेम है, दोनों लेवल 4 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो असिस्टेंट फील्ड असिस्टेंट है उसके लिए 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक ये सैलरी जाती है, और कुक के लिए दोस्तों 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक ये सैलरी जाने वाली है, लेवल 2 के अंदर ये आती है। ठीक है, सैलरी की बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अलग अलग टेक्निकल स्किल है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट डॉक्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों कैंडिडेट ने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्या हुआ हो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट से, ठीक है, या उसके समकक्ष जो डिग्री आती है वो डिग्री उसने कैंडिडेट ने की हुई होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों ग्रुप बी के अंदर आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो दोस्तों ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए 2nd क्लास से कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, और 2 साल का कम से कम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोग्रामिंग यानी EDP में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंटिंग या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी सरकारी संस्था के अंदर या पब्लिक जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल की बात करें तो कम से कम 2nd क्लास से बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर या स्ट्रक्चर के अंदर और संबंधित में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है दोस्तों, अब स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। ठीक है, जो टेक्निकल स्किल्स है वो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये टेक्निकल स्किल्स है। तो इसमें दोस्तों थोड़ी टाइपिंग है तो वो इसमें कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। एक बार जब फॉर्म भरे तो एक बार इसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जो वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं ग्रुप सी के अंदर। तो ग्रुप सी के अंदर दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क जो वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ दोस्तों 5 साल का दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट्स का टाइपिंग स्पीड भी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे टेस्ट इसका टेक्निकल भी स्किल का टेस्ट भी होगा, तो वो इसमें आगे मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अब स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बाकी जो स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड और वो चाहिए होते हैं वो उसमें नीचे दिया हुआ है, एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। फील्ड असिस्टेंट के लिए दोस्तों मैट्रिकुलेशन चाहिए विद साइंस या डिप्लोमा होना चाहिए स्ट्रक्चर में, ठीक है।
और जिस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों की बात कर लेते हैं आज की लास्ट पोस्ट की। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, डिप्लोमा चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कैटरिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एज लिमिट की। दोस्तों एज लिमिट जो काउंट होगी वो 16 जनवरी 2023 को एज काउंट होगी। ठीक है, उसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मैक्सिमम 35 साल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैक्सिमम 30 ईयर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर, ट्रांसलेटर के लिए दोस्तों 30 ईयर, जूनियर इंजीनियर के लिए भी 30 ईयर है, और स्टेनोग्राफर के लिए भी मैक्सिमम 30 ईयर एज में होने वाली है। उसके बाद दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कुक, इन तीनों पोस्ट के लिए दोस्तों 25 साल से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रोग्रामर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के लिए मैक्सिमम 30 ईयर, और फील्ड असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 25 ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो आरक्षण है वो आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है उसमें छूट मिलेगी। ठीक है, तो एक बार वो देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, किस कैटेगरी के लिए आप भर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे साफ साफ दिया है नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल नहीं होगी एक बार अगर आपने फीस सबमिट कर दी। ठीक है, ग्रुप ए के लिए दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम के लिए 1000 रुपये फीस है, और बाकी अदर के लिए यानी वुमेन, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप्स के लिए कोई फीस इसमें नहीं है। उसके बाद ग्रुप बी के अंदर दोस्तों अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम नील यानी इसके लिए कोई फीस नहीं है। ग्रुप सी के लिए दोस्तों अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 750 और बाकी के लिए कोई फीस में दे नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात होगी। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें आज से आपको सबमिट करना है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। 24 दिसंबर 2022 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक ये एप्लीकेशन का जो लिंक है वो ओपन रहेगा, तो आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे वीडियो के एंड में मैं भी आपको अप्लाई करना बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और तो पेमेंट ऑफ फीस तो पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड में दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से भी आप पेमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की और शॉर्ट लिस्टिंग की। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसी का आधार पर भी फाइनल जो मेरिट है वो बनाई जाएगी, उसी के आधार पर रैंकिंग बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो जरा देख लेते हैं। तो हालांकि मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा दे देते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल में दिया है। जो ऑनलाइन अप्लाई होना है वो 24 दिसंबर से 16 जनवरी 2023 तक अप्लाई होना है। ठीक है, जो पेमेंट आपको सबमिट करनी है वो भी उसके भी सेम डेट है। ठीक है, उसके बाद में जो कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है वो फरवरी और मार्च 2023 में डाउनलोड करना है। ऑनलाइन एग्जाम जो होने वो भी आपके फरवरी और मार्च 2023 में संभावित है। ठीक है, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा CBT का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वो भी मार्च के अंदर ही ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो कॉल लेटर या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो आपको जो वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वेबसाइट को टाइम टू टाइम आप देखते रहिएगा, उसको चेक करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब इंडिकेटिव जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। जो इंडिकेटिव सिलेबस है उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए सिलेबस है दोस्तों, इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन इंग्लिश और
ठीक है। इंग्लिश और वोकैबुलरी के इसमें 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के, ठीक है। यानी कुल मिलाकर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के इसमें होने वाले हैं, ठीक है। और जनरल फाइनेंस के 20 क्वेश्चन है, फाइनेंस एक्ट, बिल, स्कोर, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, इसके 50 क्वेश्चन है दोस्तों। यानी आपके जो सब्जेक्ट से संबंधित 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं। कुल मिलाकर जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों वो 60 मिनट का इसमें होने वाला है, ठीक है। और वर्जन की बात ये करते हैं, वर्जन इसमें बंगाली, इंग्लिश और हिंदी में आप इसमें टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नीचे चलते हैं, अब अगली पोस्ट के लिए देखते हैं दोस्तों। इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर किस किस पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारा इन्होंने इसमें दिया हुआ है, उसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है एक बार। और अब कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 2 सेक्शन के अंदर ये डिवाइड है एग्जाम, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के लिए 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हैं, ठीक है। टेक्निकल टेस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के लिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं, ठीक है। लैंग्वेज तीनों है, बंगाली, इंग्लिश और हिंदी, 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। और इसमें डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है, तो एक बार डिटेल्स को यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसके लिए जो सिलेबस होने वाला है दोस्तों वो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश कंप्रेशन के 30 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस 120 नंबर्स के दोस्तों उसमें होने वाले हैं। 2 घंटे का इसमें टाइम पीरियड रहेगा, सिलेबस ये है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब इसमें जो टेस्ट स्किल है, टेस्ट स्किल इसमें देख लीजिएगा। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए है 10 मिनट दिए जाएंगे इसमें 120 वर्ड्स के लिए, ठीक है। और 75 मिनट इंग्लिश के लिए और 95 मिनट्स हिंदी के लिए। तो जो स्किल टेस्ट है दोस्तों ये सब जो स्टेनोग्राफर्स के लिए दे रहे हैं वो सब जानते होंगे, एक बार जरा इसको पढ़ लीजिएगा फिर भी, ठीक है। जो अपर डिवीजन क्लास है उनकी टाइपिंग का टेस्ट होगा उनका, तो टाइपिंग के लिए दोस्तों ये दिया हुआ है, तो एक बार इसको जरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों लंबा होने वाला है। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको दोस्तों आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ MCQ का जो क्वेश्चंस होने वाला है इसमें जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होंगे, लाइब्रेरी मेथड्स एंड टेक्निक्स के 60 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स में यानी 2 घंटे के अंदर ये होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर इसके लिए होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, जनरल इंजीनियरिंग के 60 क्वेश्चन, यानी सिलेबस से संबंधित 60 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। कुल मिलाकर वही है 120 क्वेश्चन और 2 घंटे के अंदर आपको करने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर्स की। तो ट्रांसलेटर्स की पोस्ट के लिए दोस्तों इसमें पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर जो 1 होगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड मोड के अंदर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के लिए 40 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव होगा ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश का, और उसमें 60 मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा, ये इसका 60 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें भी 2 घंटे के समय इसमें दिया जाना है। इसके बाद में दोस्तों सबसे लास्ट अब आते हैं फील्ड असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए जो सिलेबस है दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन है 30 मिनट में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 30 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 30 मिनट, और इंग्लिश कंप्रेशन 25 क्वेश्चन 30 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन 120 मिनट में इसमें होने हैं। इसमें 20 मिनट दोस्तों 20 क्वेश्चन इसमें कम कर दिए। अब सबसे लास्ट में रह गया दोस्तों कुक का। तो कुक में भी ऐसे ही है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है 120 नंबर के इसमें होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और अब ये मैंने इसका पूरा सिलेबस आपको बता दिया, पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। अब चलिए जल्दी चलते हैं अपनी मेन वेबसाइट पर वापस। और दोस्तों जहाँ से हमने ये अभी अपना नोटिस ओपन किया था उसके थोड़े से नीचे आएंगे तो नीचे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो एक हमारे सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। और नया पेज ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पूरा प्रोसेस
ठीक है, डेट्स यहाँ पे दी हैं, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा अगर आपने पहले नहीं देखा है तो। उसके बाद में दोस्तों अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे जो येलो में टैब दिया हुआ है इस पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और दोस्तों आपको इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जानते होंगे, अपना नाम वगैरह ये सब चीज़ आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है, ये इसमें आपको फिलअप कर देनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टैब के अंदर पहला नाम, ठीक है, उसके बाद में जो आपका नाम है वो कंफर्म करना है, यानी वही नाम रिपीट करना है यहाँ पे, ठीक है, फिर मिडिल नाम, फिर कंफर्म करना है, फिर लास्ट नाम, फिर कंफर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फुल नेम शो होना शुरू हो जाएगा लास्ट में आके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे रीप्रिंट करना है, यानी फिर से अपना वही मोबाइल नंबर डालना है, तो आपको मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर डाल देना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मोबाइल नंबर अगर बंद है तो अल्टरनेटिव से आपसे संपर्क किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में ईमेल आईडी डालकर ईमेल आईडी को रिपीट करना है यहाँ पे, यानी कंफर्म करना है और कैप्चा कोड डालना है, सिक्योरिटी कोड डालकर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप फोटो सिग्नेचर वाले इस पे टैब पर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इससे आगे मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई अप्लाई नहीं करना। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में पूरा डिटेल बता दी है, आशा करते हैं अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बराबर में बेल आइकन को दबा दो, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसी अपडेट्स लेके आते रहता हूँ जॉब से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।